नमस्ते मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू द बोर्ड एग्जाम्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि अचालक गोले की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करना है। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि नॉन कंडक्टिंग या अचालक गोले का मीनिंग क्या होता है और कंडक्टिंग या चालक गोले का मीनिंग क्या होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, बहुत सिंपल से शब्दों में याद रखो। अगर मेरे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर पे जो भी चार्ज होता है वह मुझको सरफेस पे मिलता है। इसको इमेजिन करेंगे 3D। ये कोई सर्कल नहीं है, एक फुटबॉल जैसा कोई कंडक्टिंग है। मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं केवल शेप की बात कर रहा हूं। जब मैं फुटबॉल बोलता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप। तो उस पर चार्ज अगर कंडक्टिंग है तो जो पूरा का पूरा आवेश है, जो चार्ज है, वो हमेशा सरफेस पे मिलता है। लेकिन अगर मैं नॉन कंडक्टिंग की बात करने वाला हूं तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज मुझे अंदर भी मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं जहां पर भी चार्ज रख दूंगा वो चार्ज मुझे वही मिलने वाला है। वह चार्ज मुझे वही मिलने वाला है जहां पर मैंने चार्ज रख दिया। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज अंदर भी मिलता है और कंडक्टिंग में चार्ज ओनली सरफेस पे मिलता है। यही एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके बिहाफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज चेंज हो जाती है जब हम डेरिवेशन करते हैं। इतनी बात ठीक है? ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं कि हमें कैसे निकालना। देखो, गॉसियन सरफेस वही बनेगी जो हमने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बनाई थी। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये आपका है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये बन गया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डाल देते हैं। ये लीजिए, ये इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसके अंदर पड़ा हुआ है, अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी जो खुद की रेडियस है वह रेडियस अपन को क्या दी गई है? कैपिटल आर। इसकी खुद की रेडियस क्या गिवन है? कैपिटल आर। अब अपने पास जो केसेस बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, वो वही 3 केस है। कौन कौन से? पहला जब पी पॉइंट कहां हो? बाहर हो। दूसरा, जब आप इसकी सरफेस पे निकालते हैं। और तीसरा, जब कहीं इसके अंदर किसी पॉइंट पर आप निकालते हैं। ठीक है, तो वही 3 केस बनेंगे जैसा हमने चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बने थे, वही 3 केस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, वो अपन डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं। क्या? जब पी पॉइंट कहां है? आउटर है। किसके? इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर पी पॉइंट है। जब बाहर पी पॉइंट है तो गॉसियन सरफेस बनेगी। ये लेते हैं यहां पे, तो गॉसियन सरफेस बनेगी। तो गॉसियन सरफेस मैंने ये बना दी, ये हो गई गॉसियन सरफेस। सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, क्योंकि पी पॉइंट हमें बाहर लिया गया है। और गॉसियन सरफेस की रेडियस अपन ने क्या बनी थी, अगर आपको याद है तो गॉसियन सरफेस की रेडियस हमने क्या मानी थी? स्मॉल आर मानी थी। मतलब कि केस ही बना आउटर के केस में कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। यहां तक तो बात कोई कंफ्यूजन वाली है ही नहीं, क्लियर है छोटी? ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं, ठीक है, तो अपन ने कौन कौन सी चार्ज डेंसिटी पढ़ रखी है? लीनियर, ठीक है, एक सरफेस और तीसरी वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो वैल्यू हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी डिस्कस करते हैं? रो। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है अपने पास? Q। याद रखना, ये सारी चीज काम आएंगी। टोटल चार्ज इसके पास है Q। ठीक है, रो क्या है? इसकी पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो हमारे काम में आएगी। तो मैं इसको भी यहां लिख देता हूं क्योंकि ये हमारे काम के, तो ये तो रो है।
कि इसके वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो, और Q इसका टोटल चार्ज है। अब आप देखो ये जो आपने गॉसियन सरफेस अभी इसके चारों तरफ ड्रॉ की है, दैट योर गॉसियन सरफेस, जिसको तुम गाउसियन क्रस्ट बोलते हो। तो क्या पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? सर पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे यहां पे एक छोटा सा ds लू, ये लिया मैंने ds, ये मैंने लिख दिया ds, तो इस ds का वेक्टर, ds वेक्टर, ये तो बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे हम कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इस तरफ ही मान ली, ये आपका ई वेक्टर आ गया। अब आप अभी तो वही है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, सिमिलर, सेम होने वाली है। और अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन। ठीक है। अब क्या इमेजिन करना है, वही एक छोटी सी बॉल, इसकी नॉन कंडक्टिंग, उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, जो एक पॉइंट पे यहाँ है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस में छोटी सी बॉल पे एक बड़ी फुटबॉल मान ली गई है, और इस पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वजह से अभी मैंने एक डीएस लिया है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डीएस की वैल्यू कैसी है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डीएस की वैल्यू क्या है, सेम। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 0। और जब इन दोनों के बीच में एंगल जो 0 होने वाला है, तो अपन को फॉर्मूला कोई अलग मिलने वाला है क्या? अभी तक तो हम वैसे कर रहे हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं। कैसे? वही डीएस की वैल्यू आपने बाहर ले ली, आप इसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, मेंशन कर देता हूं मैं, ई डी एस कॉस 0 इंटीग्रेशन इक्वल्स टू गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज हो गया, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ई इसके हर पॉइंट पे कहीं पे भी ई लोगे तो ई की वैल्यू क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो ई ले लो बाहर, कितना मिलेगा, ds इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आगे चलो, ds टोटल को ऐड करोगे क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस। तो e 4 पाई r कौन सा, स्मॉल r, क्योंकि ds आपने यहां पे लिया, यहीं पे इसको सबको ऐड करोगे, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। e की वैल्यू मिल जाएगी क्या, वही जो अपन को पहले मिल चुकी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा पढ़ा हुआ है, तो इसमें हमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा हुआ है जैसा कि हम पढ़ चुके, वही ये बिल्कुल डिक्टो, कहाँ हमने कुछ चेंज किया नहीं किया, एज इट इज, कि वही पी पॉइंट बाहर आया, चार्ज पूरा क्यू एनक्लोज है, तो ई की वैल्यू के अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, चालक हो या अचालक हो, यदि उससे बाहर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाएगी, तो ऐसा बिहेव करता है कि दोनों ही ऐसे बिहेव करते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज किसी एक पॉइंट पर क्या स्थित है, कंसंट्रेटर रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम, E डॉट ds, E ds cos 0, दोनों के बीच में एंगल 0, E बिहेविंग एज अ कांस्टेंट, E विल टेकन आउट, बाहर ले लिया, ds सबको ऐड किया, 4 पाई r स्क्वायर। r कौन सा, स्मॉल ले रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। तो जब इसको इस वैल्यू को नीचे भेजोगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा k, q आपका है ही r स्क्वायर, तो k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो नॉट अ बिग डील, वही नॉर्मल चीज जो हम पढ़ चुके हैं वही है। मेन जो बात है ना वो कब आएगी, इसमें मजेदार बात है, वो है जब आपका p पॉइंट कहां पूछा जाए, अंदर। ठीक है, तो मैं अब सीधा अंदर वाले की बात कर रहा हूं, सरफेस वाले की बात ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ध्यान दो, अब हमें P पॉइंट को अंदर मानना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि जो इसका मेन पॉइंट है ना वो यही है, याद रखो, अंदर वाला। वहीं डिस्कशन करेंगे, वहीं से कंसेप्ट मिलेगा, और वह कंसेप्ट
अपने आगे भी काम में आएगा। अब ध्यान दो, अपने पास ध्यान देंगे सभी, ये हो गया तुम्हारे पास स्फीयर, ये तुम्हारे पास स्फीयर, ठीक है। चार्ज, सारा का सारा चार्ज पड़ा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके अंदर, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान रहे हैं अपन। ये हो गया इसके अंदर चार्ज, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, जहां चार्ज रखोगे वहीं रखा रहेगा, कहां मूव करेगा, कंडक्ट तो करता ही नहीं है। अब जो मेरा पी पॉइंट है बेटा ध्यान दो, वो पी पॉइंट है यहां पे, मेरे को यहां पर चाहिए, मेरे को यहां पर चाहिए। मैं थोड़ा चार्ज और बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं जो बात बताऊंगा उसमें मेरे को थोड़ा चार्ज ज्यादा चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, ये इसका सेंटर है, जिसको सेंटर बनाता हूं, ये इसका सेंटर है। इसकी रेडियस तो अपनी कितनी थी, इसकी खुद की रेडियस तो अपन को पता है कि कैपिटल आर ही लेके चल रहे हैं। अगर मुझसे इस पी पॉइंट पर पूछता है, पी पॉइंट मेरा यही है, ठीक है ना, इस पी पॉइंट पर पूछता है ये वाला पॉइंट जो कि अंदर, तो मेरे को गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस इस पी पॉइंट के लिए कैसी बनाऊंगा, वही इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए, और ये बन गई गॉसियन सरफेस, ठीक है जी, ये गॉसियन सरफेस बन गई। अब आप ध्यान दो, जो मुद्दे की बात है वो यही है सारी की सारी। इसकी रेडियस कितनी मान रखी है अपन ने, इसकी 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 मान रखी है हमने स्मॉल आर। अब तो देखो आप, अब पूरा पूरा मुझे फोकस चाहिए सभी का। भाई गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अब पूरा का पूरा नहीं है, क्योंकि अब तक ये बात हो रही थी कि सर गॉसियन सरफेस के अंदर जो कंडक्टिंग पढ़ा था उसके अंदर ये बात थी कि सर या तो गॉसियन सरफेस के अंदर आपको चार्ज पूरा का पूरा मिल गया, क्यों, या आपको अंदर चार्ज मिला ही नहीं। लेकिन अब यहां पे तो मैं ये कह रहा था कि अपन को जो कंडक्टिंग की बात की थी, तो कंडक्टिंग में अपन को या तो पूरा चार्ज मिला था, या फिर हमें अंदर चार्ज नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, क्योंकि पूरा चार्ज सरफेस पे जब हम अंदर आए थे तो कंडक्टिंग में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था 0, क्योंकि आवेश नहीं था, चार्ज नहीं था। लेकिन यहां पर तो चार्ज है अंदर। अब समझो पॉइंट क्या है, तो मेरे को ये बता दो तुम कि जो हमारी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज है, क्योंकि क्यू तो वही होता है ना गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ठीक है। अब समझो, ध्यान दो, अगर मान लो आपने यही क्या लिया, एक डीएस लिया, डीएस की डायरेक्शन ये ली, ई की डायरेक्शन ये ली, ई और डीएस दोनों की डायरेक्शन सेम, तो जो कॉस थीटा है वो हो गया 0, यहां तक कोई चेंज नहीं आया। अब ध्यान दो मेन कहा है, मैंने लिखा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू तो पूरा का पूरा है नहीं, तो जो अपने पास चार्ज एनक्लोज है उसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, फाई ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि इसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज है, देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसके अंदर जितना चार्ज एनक्लोज है वो मैंने क्यू डैश बोला है, वो मैंने क्यू डैश बोला है, क्योंकि मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर केवल यही चार्ज काम का है। ये जो बाहर पड़ा हुआ चार्ज है ये मेरे काम का क्यों नहीं, क्योंकि मेरी गॉसियन सरफेस अभी आपने इतनी सी मानी है ना, मेरा पॉइंट पी है, मेरे को यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बाहर का चार्ज मेरे काम करें, इसके अंदर टोटल क्यू, टोटल चार्ज उस पे क्यू था, तो इसका मतलब कि क्यू पूरा का पूरा काम तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस मेरी इतनी सी, अगर आप गॉसियन सरफेस बढ़ा देते, यहां तक आ जाते सरफेस तक, तो पूरा चार्ज आ जाता। तो इसका मतलब मेरे को चार्ज जो इसके अंदर एनक्लोज है उसको मैंने माना क्यू डैश, कि वो चार्ज क्यू तो हो नहीं सकता, क्यू डैश है। अब मेरे को क्यू डैश की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, आ जाइए, ई ये ds इक्वल्स टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, ई ds cos 0, ई एवरी पॉइंट पर इसके सिमेट्रिक है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ई हो गया बाहर, ds
सारा का सारा ds ऐड होगा तो क्या मिलेगा 4πr²। तो इस वाले पार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा LHS पे, फर्क किस पे पड़ा है RHS पे, क्योंकि Q की वैल्यू चेंज हो चुकी है। यही मेन पॉइंट है, इसको लिख लो, याद रखना। तो अब मैं यहां बताता हूं आपको Q डैश ओवर एप्सिलॉन, ठीक है, ये मैंने लाइन खींची E ds ऐड हुआ, क्या मिला 4πr² इक्वल्स टू Q डैश ओवर एप्सिलॉन। अब हम Q डैश की बात करें क्योंकि LHS हमारा आ चुका है जिस फॉर्म में। अब Q डैश, अब देखो पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होता है, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज उसको रो बोलते हैं, यस और नॉट, बताया था ना मैंने। पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज को रो बोलते हैं, यस। टोटल चार्ज कितना Q, इसका टोटल वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल R आएगा क्योंकि जो तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की खुद की रेडियस तो कैपिटल R है। तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि मैंने वही निकाल लिया कि भाई एक एप्पल की रेट कितनी है, एक एप्पल की रेट आ गई, मेरे को तो इसकी बता दो कि इसके अंदर कितना चार्ज है, यही तो बात है। पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में इतना आवेश है, पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक में इतना है, तो इतने में कितना होगा, इसका आयतन कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, जो अपना गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका खुद का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का तो 4/3 पाई r क्यूब है। तो मेरे को चार्ज मिल जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इतना है, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इतना है, तो इस वॉल्यूम में कितना है, क्या कर दूं, केवल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखो जो मेरे को Q डैश मिलेगा, Q डैश इक्वल्स टू जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है वो कैसे मिलेगा, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई में 4/3 पाई r क्यूब। इसको समझेंगे अभी, 4/3 पाई से 4/3 पाई। देखो मैंने कहा कि एक एप्पल कितने का है, 5 रुपीज का। एक एप्पल कितने का है, 5 रुपीज का। मैं कह रहा हूं मेरे को 100 की रेट चाहिए, एक एप्पल है 5 रुपीज का, 100 की रेट चाहिए, तो 100 के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, मेरे को जिस वॉल्यूम के लिए चाहिए उससे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। जिस वॉल्यूम के लिए उसके लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो जो अपन को Q डैश चाहिए उस Q डैश की एक्चुअली वैल्यू क्या मिलेगी वो ध्यान दो, 4Q QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। देखिए ये वाली वैल्यू तो सारी कैंसिल है, ठीक है। तो QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये मेरे पास एनक्लोज चार्ज है। बस यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस यही अपन को बात समझ में आता है कि अपन ने किया क्या, फिर अपन को कभी रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या, पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज निकाल लिए, पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अब इसको वैसे समझो, और तरीके से समझो और आपको समझ में आएगा। भाई ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, क्या बन गया, चार्ज। तो इसका मतलब कि तुम सही करो, तुम्हें चार्ज ही, आवेश ही चाहिए, क्योंकि ये 4/3 पाई r क्यूब क्या है, मीटर क्यूब, ये भी क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा, क्यू। क्यू मतलब कि आवेश, और आवेश को ढूंढ रहे अपन, सही है। तो इसका मतलब है कि इस गोले में, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है, कितना बद आवेश है, उसके मिल गए QR क्यूब अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब एक बात थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, बिल्कुल मतलब कि जिसमें कोई रेक्टिफिकेशन करनी नहीं है। समझो, अगर मान लो मैं अपनी गॉसियन सरफेस को बढ़ाता हूं, समझ लो भाई, अभी आपने ये गॉसियन सरफेस यहीं बनाई थी, अब मान लो गॉसियन सरफेस यहां बनाते हो, तो क्या तुम्हारा चार्ज वो बढ़ेगा, इसके अंदर बढ़ेगा ना। तुम इसको बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, यहां तक सरफेस तक पहुंच जाते हो, तो गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है, चार्ज की मात्रा बढ़ती जा रही है, और चार्ज की मात्रा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये तो वर्बली हमने कह दिया, बिना किसी फॉर्मूले, अभी तो फॉर्मूला ड्राइव भी नहीं हुआ, हमने वैसे थ्योरेटिकली बता दी क्या, कि जैसे जैसे आप इस P पॉइंट को इसके सेंटर से दूर लेते जाओगे,
अगर आपने पी पॉइंट यहाँ लिया, अब पी पॉइंट यहाँ होता तो गॉसियन सरफेस बढ़ती और बढ़ती, कहां तक बढ़ती जाती, इसकी सरफेस तक। तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती। इसका मतलब कि जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर था ना अपने पास ये, तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकली बात करें, फॉर्मूला खुद कहना चाहिए कि जो हम बात समझ रहे हैं वही होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई, यहां रख दूं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं फॉर्मूले में क्यू डैश की वैल्यू रख रहा हूं, ई डॉट, इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूं, इस वाले फॉर्मूले में ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डैश, देखो क्या है, क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन आर क्यूब और इसका एप्सिलॉन। इसको देख लो ढंग से, केवल मैंने क्यू डैश की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखी है। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या है, क्यू आर क्यू आर क्यू, क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू और एप्सिलॉन नॉट पहले से था। ध्यान दो भाई, आर स्क्वायर से यहां पे एक पावर कैंसिल, ठीक है। ई का फॉर्मूला बना, ई इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। देखो खुद फॉर्मूले पर नजर मारो कि जो तुमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, जो मैंने तुमको थ्योरेटिकल केवल जब भी फॉर्मूला आया नहीं था तभी बता दिया, अब आप देखो वो सही है या गलत है। देखो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे स्मॉल आर, यही तो मानते स्मॉल आर गॉसियन सरफेस की रेडियस, तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और कहां तक बढ़ेगी मैक्सिमम, भाई जब तक तुम कहां नहीं पहुंच जाते, इसकी सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। जैसे सरफेस से बाहर जाओगे तो जो फॉर्मूला तो निकाल चुके आप, वहां पे तो क्या होता है 1/r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटने लगेगी। लेकिन अंदर किसके, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चालक गोले के जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है, रेडियस का मतलब गॉसियन सरफेस बढ़ता जाता है टिल सरफेस तक, वैसे वैसे जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना आवेश चार्ज है वो ज्यादा से ज्यादा आता जाएगा। आगे बात समझ में, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर भी मिल गया हम लोगों को। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं इसको, इस फॉर्मूले को नहीं हटा रहा, अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूं। देखो E इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू और यहां आर कैप, ये अपन को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है जी। अब मैंने सेकंड पॉइंट नहीं बताया आपको कि जब मैं सरफेस पे आऊं, अरे ये बताएगा मेरे को, इसलिए मैंने पहले ये बताया। क्यों, क्योंकि जैसे आप सरफेस पे जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बेटा किसके बराबर, कैपिटल आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको निकालनी है कब, जब आप कहां पर आ गए, थर्ड केस हो गया, जब आप सरफेस पे आ गए तो रख दो के क्यू आर की वैल्यू, कैपिटल आर यहां पर आर क्यूब, क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, खुद देखो वही मिल गया, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या, ये लो सरफेस का 1 सेकंड में हो गया। क्यों, क्योंकि बस जब मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा तो गॉसियन, जो गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। आर की जगह कैपिटल आर रखोगे, ये आर क्यूब है, क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यह है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। यह गॉसियन सरफेस पे यह इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का चालक गोले का विद्युत क्षेत्र का मैक्सिमम अधिकतम मान होता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। यह फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू R है, जैसे जैसे R बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है जी।
फॉर्मूला फॉर्मूला के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप भी फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हो गए, तीनों केस हो गए। ठीक है, अब बनाएंगे अपन ग्राफ। अब बनाएंगे अपन ग्राफ, और ग्राफ के लिए मैं इस फॉर्मूले को हटा नहीं रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बड़े आसानी से ग्राफ समझ में आए। यह है साहब आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अचालक गोला जिसके लिए तुमने विद्युत क्षेत्र का मान निकाले हैं। ये मैंने इसके अंदर 4 और 4 और 4 और 4 रख दिया। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इसके सेंटर पे आओ, और ये अपने पास होगी आ। यहां जब तुम आओगे तो यहां तुम्हारा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, इससे पहले स्मॉल आर लेस देन आर है, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद आर इज ग्रेटर देन आर है। अब आप खुद देखो, ये अपने पास इसकी खुद की रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर। अचालक गोले की तो कैपिटल आर थी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तो कैपिटल आर थी। अब देखो, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाता हूं, कैसे, जैसे जैसे तुमने पॉइंट यहां लिया पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिला, आर की वैल्यू थोड़ी है। फिर आप यहां आए तो आर की वैल्यू बढ़ी, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी टिल सरफेस तक, तब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। यस और नॉट? मैंने ये तो बात कही थी कि जैसे जैसे तुम सरफेस तक पहुंचोगे, आर आपका स्मॉल आर बढ़ रहा है ना, गॉसियन सरफेस, तो जैसे जैसे गॉसियन सरफेस की रेडियस, तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर के आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, चार्ज की क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ हो गई मैक्सिमम, और इसके बाहर आप जैसे ही जाते हो, इसके बाहर वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है, घटने लगता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला मिलता है KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटने लगती है, और यहाँ क्या मिलता है, मैक्सिमम। वो कितना होता है, KQ/R²। ठीक है, यहाँ मिलता है सरफेस पर मैक्सिमम, और यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिलता है E प्रोपोर्शन टू R। तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जैसे मैं सरफेस पे पहुंचूंगा मैक्सिमम हो गया, और सरफेस से बाहर जाऊंगा मैं, मान लो आपने यहाँ पॉइंट माना तो मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, तो वहां वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती हुई जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको गिवन कर दिया। एक एक बात आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी अगर डाउट है आपको, माइन्यूट से माइन्यूट भी डाउट है, तो प्लीज डू आस्क। घबराने की, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आपको पूरे के पूरे वीडियोस इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। फिजिक्स, जितनी भी फिजिक्स है ना, वो पूरी की पूरी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। ठीक है, तो डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।